इन द लास्ट लेक्चर हमने कोगुलेशन एंड गोल्ड नंबर डिस्कस किया। मेजरली कोगुलेशन एंड गोल्ड नंबर दोनों के दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोगुलेशन। क्या होता है कोगुलेशन? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपका कोगुलेशन है, और प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो पेप्टाइजेशन एंड कोगुलेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट के। कोगुलेशन हमने देखा पहले लायोफोबिक सॉल्वेंट के लिए देखा, या लायोफोबिक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए देखा, फिर मैंने लायोफिलिक के लिए बताया। लायोफिलिक में क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों आपके डीपी और डीएम क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज उन दोनों में रिलेशन रहता है। ओके, बिकॉज वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल वे सॉल्वेंट लविंग नहीं होते। ओके, तो इन दैट केस जैसे हम लोग लायोफोबिक का एक बेस्ट एग्जांपल होता है आपका ऑयल एंड वाटर। ओके, ऑयल आपका वाटर में मिक्स करो या वाटर आप ऑयल में मिक्स करो, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ओके, इसका एक और एग्जांपल है लाइक आपका मिल्क भी एक एग्जांपल है लाइफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, तो ये when the charge on the colloidal solution particle are neutralized by the any suitable method, these particle settle down at the bottom and get aggregated, it is called coagulation। हमने क्या किया, एवरी कोलाइडल सॉल्यूशन हैज द चार्ज, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कोagulation बोलते हैं। एवरी कोलाइडल सॉल्यूशन हैज चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके अपोजिट चार्ज के थ्रू हम उसको सेटल डाउन कर देंगे न्यूट्रलाइज करके। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन से वो मेथड होते हैं जिसके जिसके थ्रू हम इसको कोगुलेशन करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। नंबर वन, बाई एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से कर सकते हैं। ओके, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज के कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको दोनों को मिक्स करेंगे तो भी आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। बाई बॉइलिंग, बॉइलिंग करने से भी आपका पीपीटी बन सकता है। और रिपीटेड डायलिसिस या परसिस्टेंट डायलिसिस, बार बार आप डायलिसिस करते हैं तो भी आपका कोगुलेशन सेपरेट हो, पार्टिकल्स आपके सेपरेट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट मेथड था हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आपको सेपरेट करके बताया था कि यहाँ पर FeOH होल थ्राइस आपका एक सॉल्यूशन है, कोलाइडल सोल है, जो आपका एक पॉजिटिव टाइप का सोल है। तो इसके ऊपर अगर हम निगेटिव सोल ऐड करेंगे, और निगेटिव सोल को आप एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे। ओके, बिकॉज जो आपने FeCl3 ये ऐड किया बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया, राइट ना। ये Fe ये आपका एक स्मॉल अमाउंट में ऐड हुआ था ना, स्मॉल अमाउंट में ऐड करते तो आपका FeOH फुल थ्राइस बनता। और अगर इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आपने एक्सेस ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज बहुत सारे आ जाएंगे, इसकी वजह से इस पॉजिटिव को खींच के ले जाके नीचे सेटल डाउन कर देंगे। ओके, नाउ जो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं फ्लैक्कुलेटिंग आयन। फ्लैक्कुलेटिंग आयन, फ्लैक्कुलेटिंग आयंस नाम याद रख लेना। ओके, फ्लैक्कुलेटिंग आयंस बोलते हैं जो आपने नेगेटिव चार्ज ऐड किया। ओके, उनकी पावर कितनी होती है फ्लैक्कुलेटिंग आयन की, वो पावर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में बताया था मैंने, गोल्ड नंबर से पावर कैलकुलेट करते हैं। हार्डी-सूली रूल्स क्या होता है, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर विल बी द कोएगुलेशन पावर। बेसिकली जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है, जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी होगी वो उतना ही ज्यादा कोagulation पावर शो करेगा। डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव वैलेंसी या नेगेटिव वैलेंसी, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा कोagulation पावर शो करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला ज्यादा हो जाएगा। ओके, बट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पॉजिटिव सोल लिया, और इस पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको नेगेटिव पार्टिकल चाहिए। और नेगेटिव केस यहाँ पर Cl नेगेटिव है, SO4 डबल नेगेटिव, PO4 ट्रिपल नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा कोagulation पावर किसकी होगी, PO4 ट्रिपल नेगेटिव की थी। ये हार्डी सुलजे ने बताया था। ओके, हार्डी सुलजे ने बोला कि जिसकी जितना ज्यादा वैलेंसी होगी, यहाँ पर मैंने लिखा हायर द वैलेंसी ऑफ फ्लैक्चुलेटिंग आयंस ग्रेटर इट्स कोagulation पावर। जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उसकी उतनी कोagulation पावर या फ्लैक्चुलेटिंग पावर होगी। ओके, फिर आपके एक एग्जांपल दिए थे मैंने, फिर नेक्स्ट में आपको दिखाया था सेकंड पॉइंट था आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपली था कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को एक यू शेप की ट्यूब में हमने डाला, और वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद देखो, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। ओके,
और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में आपने एसपीएम ऐड किया था, राइट। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके नोट्स में होंगे, देख लेना एक बार, नहीं तो मैं सामने बता रहा हूँ समझो। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने यहाँ पर कोई परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगाया था, ये कोई मतलब नहीं उसका, वो आप इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में लगाते थे, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होने वाला है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव सोल वाले होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, और अगर नेगेटिव सोल होगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। यहाँ पर जो आपके फिगर में दिख रहा है ये आपका नेगेटिव सोल है, ओके। तो नेगेटिव पार्टिकल किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड वाला आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो सारे के सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक जाएंगे और आपके इसको डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। अगर आपको समझाने के तरीके से बोलूँ मैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके अलग हो जाएंगे, यही हमको करना था कोagulation के लिए, ओके। नेक्स्ट था बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट सोल, दोनों अपोजिट सोल को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे आपस में और कोagulate हो जाएंगे, ओके। ये भी सिंपल था। बाय बॉइलिंग, जब बॉईल करते हैं तो जो आपका सोल बनता ही ऐसा है एडजॉर्प्शन प्रोसेस से, तो जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बॉईल करते हैं तो उनकी कोलिजन के थ्रू एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बाय द कोलिजन एनर्जी इंक्रीज, उस एनर्जी इंक्रीज की वजह से वो पार्टिकल्स बाहर निकलने का ट्राई करें, ओके। तो वो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट था बाय रिपीटेड डायलिसिस, जब बार बार रिपीटेड डायलिसिस करोगे दैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन आपका सेपरेट हो जाएगा और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे पहुंच जाएंगे, ओके। कोगुलेशन फॉर द लायोफिलिक के लिए दो मेथड थे, लेस चार्ज होना चाहिए, लेस चार्ज और हाई सॉल्वेशन। ये लायोफिलिक सोल कब स्टेबल होते हैं उसके लिए दो ऑप्शन थे। नंबर वन, लेस चार्ज होना चाहिए उनके ऊपर, और हाई सॉल्वेशन, ओके। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड थे, एक सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा जो इस लेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, एक सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा जो इस सॉल्वेंट में वो आपका सॉल्युबल है। तो ऐसा आपको सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा जिसमें आपका कोलाइडल सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट पार्टिकल है, लाइक डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है वो सॉल्युबल ना हो, यहाँ पर इनसॉल्युबल हो, तो आपको एक सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है इस प्रोसेस में। इतना ही है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल आई थिंक आपने सॉल्व कर लिए होंगे। फिर हमने देखा प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन। किसी भी लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर लायोफिलिक सोल की एक लेयर करते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इतना ही था इसमें। और इसी लायोफिलिक सोल की पावर कितने देर तक प्रोटेक्ट करके रखती है, कितने मीडियम से, कौन कौन से मीडियम से, उसी को हम लोग गोल्ड नंबर बोलते हैं। गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मिलीग्राम या नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, जो आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है वो नंबर उसके मिलीग्राम, दैट एडेड टू 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन या गोल्ड सोल, 10 ml गोल्ड सोल में ऐड करते हैं, so that prevent its coagulation from 1 ml 10% NaCl solution से। ये मैंने कल डिटेल में समझाया था, मैं आज समझाता हूँ आपको क्या किया। आपके पास एक गोल्ड सॉल्यूशन है, ओके। आपके पास एक गोल्ड सॉल्यूशन है, अगर उस गोल्ड सॉल्यूशन में 1 ml 10% NaCl डाल दो तो वो कोगुलेट हो जाएगा। इस तरीके से समझो, कभी घर में दही जमाया है आपने, एनीवन, दही घर में जमाया है, जब आप मिल्क लेके आते हो, कर्ड जमाया है ना आपने। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं क्या बताता हूँ, ओके। जैसे ये आपका मिल्क है, समझो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको आपकी लैंग्वेज के हिसाब से समझाने के लिए। लेट से ये मिल्क है आपका, मिल्क को जमाने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसमें आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ क्या डाल दो, ऑलरेडी दही है वो डाल दो आप, राइट। अगर नहीं है तो करके देखना। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड आपने यहाँ पर मिक्स किया और रूम टेम्परेचर पर इसको रख दिया, ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा ये मिल्क आपका क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा, ओके, कर्ड बन जाएगा। तो क्या होता है, अभी इस केस में आप ये समझो कि जो आपका ये मिल्क है इसको समझो गोल्ड सोल, ये आपका गोल्ड सोल है, और ये आपका NaCl है। NaCl कितना है, 1%, 10% और 1 ml, ओके। इतना NaCl है। अभी उसने बोला कि जो इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आपने इसमें एक और सब्सटेंस ऐड करेंगे, एक सब्सटेंस ऐड करेंगे, वो सब्सटेंस कितना ऐड करें कि इसको दही बनने से रोक ले। समझ गए मेरी बात। लेट से हमने एक एक्स सब्सटेंस ऐड किया, एक्स के हमने 20 ग्राम ऐड किए, 20 मिलीमोल ऐड किया, 20 ग्राम ऐड किया, तो हम बोलेंगे 20 ग्राम
is the gold number of that X substance. समझ गए? बिकॉज क्यों? क्योंकि वो गोल्ड सोल को या मिल्क को दही बनने से रोक रहा है। समझ गए? गोल्ड सोल को प्रिसिपिटेट होने से रोक रहा है, गोल्ड सोल को कोगुलेशन होने के साथ रोक रहा है। तो समझ गए पॉइंट को? एक आपका मिल्क है और एक आपका कर्ड है, उसमें डाल के हम लोग कोगुलेशन करना है उसको, ओके, प्रिसिपिटेट कराना है उसको। तो प्रिसिपिटेट कराने के लिए हमने एक और सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिया जो उसको दही बनने से रोकता है। बात समझ गए? जैसे क्या होता है, अब इस तरीके से समझो, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यही वाला मिल्क है, मिल्क में आपने ये कर्ड ऐड कर दिया और ये सिस्टम यहाँ तक आपका रेडी हो गया, कर्ड ऐड कर दिया, सब कुछ हो गया, ओके। अभी आपको अचानक से याद आया, अरे दही तो बनाना नहीं था, हमको चाय बनाने के लिए मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, तो क्या करेंगे? तो जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस लेके आते हैं जिसमें 2 स्पून डाला और ये जो प्रोसेस हो रही थी उस प्रोसेस को रोक दिया। समझे ना? तो हम बोलेंगे जो 2 स्पून है ना, वो 2 स्पून इस सब्सटेंस की गोल्ड नंबर है। बात समझ गए? क्लियर है? अगर अभी तक नहीं समझे तो 2-3 बार पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने इतना सारा देखा था, इसके बाद फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, एप्लीकेशन बताए थे। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैटालिसिस प्रोसेस, ओके। कौन कौन से कैटालिसिस होते हैं, किस टाइप की चीजें होती हैं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ, कैटालिसिस का इन्वेंशन वगैरह तो छोड़ दो कि किसने बनाया था। एक मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले कि वर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि वर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैटालिसिस का इफेक्ट देखा था कि स्टडी द फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन सब्सटेंस दैट चेंज द केमिकल रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक फॉरेन एलिमेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलेंगे। तो ये वर्जिलियस ने देखा था। तो उन्होंने क्या देखा था वर्जिलियस ने? आप समझो, वर्जिलियस ने, मैं आपको ये स्टोरी है बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है आपको याद करने के लिए, ओके। उन्होंने देखा था कि के सी एल ओ थ्री को अगर कुछ नहीं करते हैं, इसको नॉर्मली हीट करते हैं, तो कितना हीट करना पड़ता है? डू यू हैव एनी आइडिया? के सी एल ओ थ्री को अगर मैं हीट करूंगा तो KCl में बस चेंज होगा, प्लस 3O2 में चेंज होगा। तो हीट करने का जो टेम्परेचर है उसको ध्यान से देखो, टेम्परेचर अराउंड 653 टू 873 केल्विन लगता है इसको नॉर्मली हीट करने से। समझे? तो क्या हुआ, जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो धोखे से समहाउ इन्होंने, यहाँ पर कैटलिस्ट कौन होता है? MnO2 इसके ऊपर डाला और वही रिएक्शन आपकी इस 473 से 673 केल्विन के आसपास कंप्लीट हो गई। समझे बात को? क्या सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ा? सिर्फ MnO2 का इफेक्ट हुआ। समझे बात को? तो हुआ MnO2 के थ्रू से, MnO2 एक यहाँ पर कैटलिस्ट है जिसकी वजह से ये आपका KCl और O2 में चेंज हो गया। तो धोखे से ये काम हुआ था। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने चेक किया कि कहीं MnO2 तो नहीं आया प्रोडक्ट में। तो उसने देखा कि MnO2 डज नॉट चेंज द रिएक्शन, और उसके पार्टिसिपेट में कहीं पर उसने कुछ चेंज नहीं किया था, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया उसने, जैसा था वैसा ही है, आपका MnO2 मिल गया। तो वी कैन से दैट कि MnO2 आपका एक कैटलिस्ट। समझ गए? Due to the presence of an MnO2, the reaction take place at very low temperature, even at the accelerate, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। इन दिस केस रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, एंड हियर इज रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। आई थिंक ROR तो जान गए होगे ना, अभी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, राइट? रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर स्लो होती है एंड यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। तो वर्जिलियस ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था। समझ गए? देन वर्जिलियस सजेस्ट दैट कि ये जो टर्म्स है हम कैटलिस्ट इसके लिए यूज कर सकते हैं। बात समझे? इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट टर्म्स यूज कर सकते हैं, दैट टर्म्स इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हम इसका नाम हम लोग कैटलिस्ट। क्लियर है? तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? एनीबॉडी?
कैटलिस्ट का डेफिनेशन हुआ, catalyst is the substance that can change the rate of reaction. Catalyst is the substance that can change or alter the rate of reaction without changing its mass बोल सकते हैं, या without, एक काम करो इसको इस तरीके से, without chemically participating in it. मतलब ये केमिकली पार्टिसिपेट भी नहीं करता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन आपकी चेंज कर देता है, तो ये आपका कैटलिस्ट होता है। ये बात सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? ना अगर मैं बात करूं व्हाट इज कैटालिसिस, कैटालिसिस क्या चीज है? कैटालिसिस द प्रोसेस बाय विच रेट ऑफ रिएक्शन आपकी चेंज होती है, तो उसको हम लोग कैटालिसिस बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको कैटालिसिस बोलेंगे, और जो करता है उसको कैटालिस्ट बोलेंगे। ये जो सारी प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? कैटालिसिस। और जो करता है उसको हम लोग कैटालिस्ट बोलेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओके, सुनाओ। अगर हम बोले इसकी कुछ पार्ट होते हैं कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट का आप समझ लो, पहले से मैं बोल रहा हूँ, ये केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका मास चेंज नहीं होने वाला है, इसका रेट स्टेट कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, कैटलिस्ट कुछ नहीं चेंज होने वाला, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, क्या करता, ट्रैफिक पुलिस का नाम सुना आपने? ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन देता है कि इसको इस तरफ से लेके जाना, इसको इस तरफ से लेके जाना। तो वो क्या करता है? ट्रैफिक की स्पीड को इंक्रीज करता है, ट्रैफिक में आपका जाम ना लग पाए, तो लोग आते जाते रहेंगे। तो जो ट्रैफिक पुलिस का काम रहता है, सेम एज अ कैटलिस्ट का काम समझो। या फिर एक और एग्जाम्पल, एक काफी ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे टाइम पे सर दिया करते थे, कि फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की का शादी हो रहा है, ओके, एक गर्ल्स और बॉय का शादी हो रहा, ओके। उस टाइम पर जो पंडित जी हैं, पंडित जी तो शादी कराते हैं ना, तो पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी इन दोनों की शादी करा देते हैं और ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। समझ गए? तो ऐसा तो नहीं है कि पंडित जी ने उस शादी में कोई पार्टिसिपेट किया हो, या पंडित जी का कुछ स्टेक हो उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। तो पंडित जी आपस में शादी करने के बाद बाहर निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं भाई, आप ए और बी की शादी हो रही है, ओके, और ये पंडित जी आते हैं, नहीं पंडित जी बोलते हैं नहीं मुझे इससे शादी करना है, या पंडित जी बोलेंगे नहीं मुझे बी से शादी करना है। ऐसा तो होता नहीं ना, समझ गए ना? तो इसका मतलब पंडित जी आएंगे, शादी करा कर निकल जाएंगे, शादी किनकी होगी? ए और बी की शादी होगी, ओके। तो ये एक कैटलिस्ट का काम होता है, ये प्रोसेस सारी कैटलिसिस होती है, ओके। तो यहाँ पर दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। कौन कौन से टाइप के कैटलिस्ट होते हैं? नंबर वन, द टाइप ऑफ कैटलिस्ट लिख लोगे आप, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। नंबर वन, ए टाइप, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। आई थिंक होमोजीनियस आप लोग जानते होंगे। डिड यू नो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस कैटालिसिस जानते हो या नहीं जानते हो? होमोजीनियस कैटलिस्ट का मीन ये है, when reactant or catalyst are in the same phase। reactant and catalyst are in same phase। दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होना चाहिए, वो आपके क्या हो जाएंगे?
होमोजीनियस कैटालिसिस। समझ में आया बात? ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। नाउ इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल किसी को याद है कोई ऐसा होमोजीनियस कैटालिसिस जो आपका एक सेम फेज में हो? एनीबॉडी? एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपने लिखा होगा, जब आप SO3 गैस बना रहे थे तो SO2 दिस इज गैस, ओके, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दिस इज ऑल्सो गैस। जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में NO रहता है, दिस इज ऑल्सो गैस एंड दैट कन्वर्टेड टू SO3, तो जो आपका गैस होता है। इस केस में देखो, आपका ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है और ये भी आपका गैस है, तो आपको यहीं तक मतलब रखना है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट से मतलब रखना है। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है या सेम फेज में है तो वी कैन से दैट कि ये आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट है, ओके, या होमोजीनियस कैटलिस्ट। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? होमोजीनियस यहाँ पर लिख लेना, कैटलिस्ट, ओके। नाउ इसका एक और एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं, एक और एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ा हो अभी तो, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा आपने पढ़ा होगा, CH3COO CH3। ये लिक्विड फॉर्म में होता है एंड व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर, ये भी आपका एक लिक्विड फॉर्म में है, ओके। एंड यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो आपका HCl रहता है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म होता है। एक बात याद रखना, लिक्विड और एक्वस लिखा हो दोनों को सेम ही काउंट करना आपको, ओके। तो लिक्विड फॉर्म में है एंड यहाँ पर CH3COOH बनता है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, प्लस आपका CH3OH यहाँ पर बनता है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में। सो दीज आर द मेजर टू एग्जाम्पल जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ओके। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें टाइप है दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट टाइप, बी टाइप, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस में क्या है? सिंपल इसके अपोजिट। इसमें क्या है बेटा? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इन डिफरेंट फेज। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट इन डिफरेंट फेज, ये आपके डिफरेंट फेज में होना चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपसे, एक रिएक्शन लिखी होगी आपने। चलो पहले SO2 वाला ही लिख लेते हैं। SO2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके आपका यहाँ पर PT रहता है, प्लेटिनम रहता है और आपका SO3 में कन्वर्ट होता है। ये आपका गैस, ये भी आपका गैस, ये आपका सॉलिड और ये आपका गैस। तो आप देखो यहाँ पर, ये भी गैस, ये भी गैस, बट ये आपका क्या है? सॉलिड है, ओके। नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, सेकंड एग्जांपल हेबर प्रोसेस था। हेबर प्रोसेस क्या होता है? N2 plus H2 equal to NH. ओके, N2 प्लस H2, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये भी आपका हेबर प्रोसेस है। अच्छा, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है? एनी आइडिया? ये आपका गैसियस फॉर्म में, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में। कैटलिस्ट क्या होने वाला है? द कैटलिस्ट इज Fe, वो आपका होता है सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर आपको MO भी मिलेगा, बट MO के बारे में अभी बाद में बताता हूँ। MO भी आपका सॉलिड फेज में होता है, बट दैट इज नॉट अ कैटलिस्ट, ये आपका प्रमोटर होता है, ओके। इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं कुछ देर बाद, ओके। नेक्स्ट आपका नाउ, अच्छा, एक बात ये समझ लो सबसे पहले कि कैटलिस्ट जो होते हैं,
कैटलिस्ट यहाँ पर मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन आपकी चेंज करते हैं या अल्टर करते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ इंक्रीज करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करना, अल्टर करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका सिर्फ इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर सकता है, वो भी आपका एक टाइप का कैटलिस्ट है। समझ गए? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज और अल्टर वर्ड यूज किया। ओके, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने सब में इंक्रीज हो रही है। ओके, सो डिक्रीज वाले एग्जाम्पल भी अभी लिखेंगे हम लोग, उसको थोड़ा सा एक अलग टाइप का कैटलिस्ट बोलेंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का। अभी देखो नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है, लेट से आपका H2O2 है आपका, H2O2 आपका एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, अगर इस H2O2 को नॉर्मली रख दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? H2O में, और आपका O2 में। O2 आपका होता है गैस, ये आपका हो गया लिक्विड, और ये भी आपका होता है लिक्विड। यहाँ पर आपका कैटलिस्ट होता है Pt। समझिए? नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजनेशन किस तरीके से होता है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजनेशन क्या होने वाला है यहाँ पर, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं आपके, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, सिंगदाना का ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स होते हैं ये वेजिटेबल ऑयल हैं। जब इसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मींस H2 गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो H2 गैस कहाँ पर होती है? निकिल के सरफेस पर होती है। ओके, निकिल के सरफेस पर आपकी H2 गैस होगी, एंड दैट कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी, जिसको हम लोग डालडा बोलते हैं। अगर आपको कभी देखा होगा आपने तो, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ओके, आप समझो, अगर जो डॉक्टर्स होंगे वो मना करते हैं वेजिटेबल घी खाने से, वो बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल खा सकते हो बट वेजिटेबल घी नहीं खा सकते, बिकॉज ये का एक टाइप का सेचुरेशन रिएक्शन होता है। सेचुरेशन मीन्स, अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अलग से दे रहा हूँ मैं, ओके, इस अभी तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपके ये जो होते हैं, ये दैट इज अनसेचुरेटेड ऑयल, राइट? अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और ये आपके होते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड मीन्स यहाँ पर आपका सी सिंगल बॉन्ड सी आएगा, और यहाँ पर आपका सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी आएगा। ये बात समझ में आया? तो जो आपके अंदर आपकी बॉडी में जब आप ये वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, आपकी बॉडी में एंजाइम होते हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ना इजी रहता है इन कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ये स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बॉन्ड आपके आसानी से टूट सकते हैं, बट वेजिटेबल घी के, ये जो घी और डालडा के बॉन्ड है, ये आपके आसानी से नहीं टूट, इसलिए थोड़ा बहुत कभी डॉक्टर ने देखा कि ये डायरेक्टली कंज्यूम करने से मना करते हैं। वेजिटेबल ऑयल भी है, हालांकि तो खतरनाक तो दोनों ही है, ऑयल भी और घी भी। ओके, बट इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला थोड़ा अच्छा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंथेसाइजिंग ऑफ CH3COOH, अगर हम CH3COH को सिंथेसाइज करते हैं, किसको? CH3CO प्लस H2 गैस, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दैट कन्वर्टेड टू CH3OH। ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, और यहाँ पर क्या रहता है? क्रोमियम और ZNO और Cr2O3 रिएक्शन करके ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद करना है, और ये रिएक्शन भी आपको याद करना है, और ये रिएक्शन भी आपको याद करना है। ओके, देन हैबर प्रोसेस आपका, ओके, एंड देन आपका SO2 वाला। ओके, सो दीज आर द सम एग्जांपल फॉर हेट्रोजीनियस प्रोसेस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल और बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो, चलो नहीं बताया तो आप लोग नोट कर लेना। ओके, एग्जांपल है इस तरीके से कि जो Cu कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होती है, मींस अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, बट अभी समझ लो। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आई तो कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, दैट कन्वर्टेड टू CH4। इसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, CH4 में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप एक ब्रैकेट में आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका इस तरीके से रिएक्शन आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 निकिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, दैट दे कन्वर्टेड इनटू, इसमें CH4 में कन्वर्ट करते हैं। अगर वही कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड रिएक्शन तो ये लिखा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 इसके साथ रिएक्शन करते हैं, ZnO, और जो आपका लिखा हुआ है क्रोमियम लिखा हुआ है या क्रोमियम का कंपाउंड से लिखा होगा Cr2O3, ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3OH में कन्वर्ट। ओके, इन केस कार्बन मोनोऑक्साइड Pt प्लेटिनम और प्लस H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर प्लेटिनम और कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं, देन दिस कन्वर्टेड टू, इसमें कन्वर्ट होगा HCHO। इसका नाम आई थिंक जानते होगे, तीनों के तीनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये मैंने रिएक्शन क्यों लिखा है, कुछ देर बाद आपको आइडिया लग जाएगा, अभी तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, नाउ अभी इसमें एक बात लिखो, होमोजीनियस कंपाउंड में जो होमोजीनियस कैटालिसिस होते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कैन ओनली टेक प्लेस आइदर लिक्विड और गैसियस फेज, ओके, बट नेवर इन द सॉलिड फेज। जो होमोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं या होमोजीनियस रिएक्शंस होती है, दैट कैन ओनली, फेज में, यहाँ पर फेज में लिख लेना, ओनली फॉर लिक्विड एंड गैस फेज। अभी आप फील करो, अगर मैंने होमोजीनियस कंपाउंड है ना, तो अगर मैं एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले लूं मैंने, ओके, दिस इज ए सॉलिड है और दिस इज बी, ये भी सॉलिड है, और मैंने कैटलिस्ट सी भी आपका सॉलिड है, तो क्या आपस में रिएक्शन करने वाले हैं? सॉलिड है भाई, सॉलिड रिएक्शन नहीं करेंगे, इसको हमको बारीक करना पड़ेगा, तब भी जाके ये कुछ रिएक्शन कर पाएंगे, बट जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जब भी होमोजीनियस की बात आए, दैट कैन ओनली लिक्विड, यहाँ पर क्यों लिखना है, लिक्विड होगा या गैस होगा, ओके। सॉलिड के लिए ये पॉसिबल नहीं है होमोजेनियस वाला, बट हेट्रोजीनियस में ये पॉसिबल है। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुन लेना। अगर मैं बोलूं ओस्ट वॉल प्रोसेस जो आपकी है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ओस्ट वॉल प्रोसेस है वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस? ओस्ट वॉल प्रोसेस हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? ओस्ट वॉल प्रोसेस, जल्दी से बोलो। होमोजीनियस प्रोसेस, पोस्ट वॉल प्रोसेस है वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? नहीं पता, चलो छोड़ो। पहले तो पोस्ट वॉल प्रोसेस आपको आइडिया होना चाहिए क्या बनता है उस पोस्ट वॉल प्रोसेस में, HNO3 बनता है, ओके। तो चलो बता देंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। पहले लिखो सम कंपाउंड या सम टर्म्स दैट रिलेटेड टू कैटालिसिस, ओके। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप खुद समझोगे। सबसे पहले आएगा आपका प्रमोटर, जो हम बात कर रहे थे अभी, ओके। दीज आर द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलो, बोलो बोलो। प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स आपके, ये भी आपका एक टाइप का कैटलिस्ट ही होता है, ओके। बट ये आपके डायरेक्टली रिएक्शन की एक्टिविटी से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन की एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है, जैसे शादी कराने आए पंडित जी, तो पंडित जी अपना एक असिस्टेंट लेके आएंगे ना, तो शादी कराने की जिम्मेदारी किसकी है, पंडित जी की। बट पंडित जी का काम एफिशिएंट बनाने का काम किसका है, प्रमोटर्स का काम है। बात समझिए, ओके, वेरी गुड। पंडित जी का काम, या पंडित जी के काम को हेल्प करने के लिए जो काम आएगा वो आपका प्रमोटर्स होगा, ओके। एक टाइप का कैटलिस्ट का असिस्टेंस होता है, ओके। तो दीज आर कॉल्ड कैटलिस्ट प्रमोटर्स, ओके। तो ये क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज दी
एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, जिसको हम बोलेंगे कैटालिटिक प्रमोटर या नॉर्मली प्रमोटर। ओके, तो फिर से वही एग्जांपल जो हैवर प्रोसेस की बात कर रहे थे, आपको याद रहना चाहिए। N2 प्लस 3H2 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो आपका Fe रहता है और जो आपका MO रहता है, Fe इज द, क्या होगा Fe? Fe क्या है आपका? कैटलिस्ट है। ओके, एंड MO प्रमोट प्रमोटर। ओके, MO आपका प्रमोटर है, ये आपका कैटलिस्ट है। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें जो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स क्या होगा बेटा? द सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। केमिकल रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं, विच डिक्रीज decrease the rate of reaction called inhibitor। ओके, ये बात समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। एक्चुअली काम क्या होता है बेटा? एक्चुअली ये करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब जो स्टार्टिंग की एनर्जी चाहिए होती है उसको इंक्रीज कर देता है। इसका एक्चुअल में जो काम रहता है, क्या रहता है? इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। बात समझो मेरी। जैसे अभी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बस। 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, या फिर आप एनर्जी की बात करें तो लेट्स से हम बोलते हैं 20 जूल की एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। मतलब किसी भी रिएक्शन को, एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगी उसको स्टार्ट करने के लिए 20 जूल की एनर्जी चाहिए। बट अगर वहां पर इनहिबिटर्स प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी को इंक्रीज करके ये आपका 50 कर देगा या 80 कर देगा। तो बोलेगा अभी आप 80 हो गई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, अभी आप रिएक्शन करके बताओ। तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगी, बिकॉज जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर कंज्यूम हो रही ना। आप सोचोगे यार रिएक्शन हो ही नहीं रही, रिएक्शन हो ही नहीं रही, रिएक्शन। बात समझिए। देखो, इसका और एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर आप घर बाजार से, मार्केट से जाकर के कुछ दाल वगैरह, पल्स वगैरह खरीद के लाते हो, दाल या राइस वगैरह खरीद के लाते हो, तो घर में बनाते हैं हम लोग। तो जब घर में बनाते हैं, लेट से हम लोग दाल में कुछ प्रॉब्लम है या आप नॉर्मल टैप वाटर के साथ बनाते हो, समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आपका दाल है, दाल आप पका रहे हो यहाँ पर। ओके, नॉर्मली जो आप यूजुअली पकाते थे वो आपका 30 मिनट्स में पक रही है। ओके, अभी क्या दाल आप ऐसे खरीद के लाए हो जो आपकी डिफरेंट तरीके से है, उसमें कुछ आपका एलिमेंट मिक्स है, या फिर दूसरा तरीके से बोल सकते हो जो आपने वाटर यूज किया पकाने के लिए वो आपका दूसरा टाइप का वाटर है जो एज रेगुलर यूज नहीं करते, तो वो वाला वाटर है। अभी आप इसको आप गर्म कर रहे यार, करे यार, आपको 1 आवर में दाल पक रही है। इसका मतलब आपको एनर्जी ज्यादा लग रही है। इसका मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट की वजह से रिएक्शन आपकी स्लो हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन की डिक्रीज हुई ना, रिएक्शन आपकी स्लो हुई ना, पहले 30 मिनट्स में हो रही थी अभी 1 आवर में हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुई ना कि फास्ट हुई? स्लो स्लो हुई। ओके, सो इसका मतलब है कि जो वहां पर सब्सटेंस है जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो रही है उसको हम इनहिबिटर्स बोलेंगे। बात समझ में आया? आई थिंक समझ गए होगे। ओके। ओके, ये यूजुअली होता है। देखो, अगर आप जब दाल पकाते हो, आप जो आपका आरओ वाला पानी रहता है उसके साथ पकाओगे तो जल्दी दाल पक जाती है।
और जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, जो नीचे का पानी है, टंकी का पानी आता है ऊपर से, उसके साथ पकाओगे तो टाइम लगता है, बिकॉज वो उस वाटर में आपके कुछ पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से देर लगता है खाना पकने में। ओके, सो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं, लाइक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका Na2SO3। Na2SO3, अगर इसको हाफ ऑक्सीजन मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट होता है? Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? तो ये आपका SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, Na2SO3। अगर इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कम करने के लिए, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में न जाने के लिए, आप इसमें आप इनहिबिटर यूज करते हो, दैट इज C2H5OH। ये क्या करता है, ये कंपाउंड को इसमें चेंज होने से रोकता है। बात समझ में आ गई? अभी आप ऑक्सीजन मिल भी जाएगी ना तो आप जल्दी नहीं चेंज हो पाएगा, बहुत टाइम बाद चेंज होगा। समझ में आया? जैसे मैंने बोला कि ये आपकी बोतल में रखा था और 5 मिनट बाद उसकी बोतल को खोल के रखा तो आपने O2 मिल गई उसको। जैसे O2 मिलेगी कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद आपका Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या करते हो, नहीं ऐसा नहीं रखना, ये सब बेकार चीज। आप क्या करते हो, पहले से ये सोल्यूशन में आपने एथिल अल्कोहल मिक्स कर दिया। अभी आपको ऑक्सीजन मिलेगी भी तो ये आपका दोनों कंपाउंड मिल, तीनों कंपाउंड मिल करके इसमें नहीं जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसको कन्वर्ट होने में। ओके, तो एक टाइप का नेगेटिव कैटलिस्ट होता है ना, वैसे ही काम करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट ही बोलते हैं यूजुअल लैंग्वेज में इसको। ओके, सुनाओ नेक्स्ट। एक रिएक्शन और है, फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आपका रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन है जो आपका एल्डिहाइड्स होते हैं। आई थिंक एल्डिहाइड का, किसी भी एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है तो आप तुरंत ही आपका एसिड में कन्वर्ट होता है, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको मिल गया ऑक्सीजन तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिससे ये इसमें कन्वर्ट ना हो पाए। द कैटलिस्ट नेम इज डाइफेनिलमीन। ये कैटलिस्ट यूज करते हैं जिससे इसमें कन्वर्ट ना हो पाए। ओके, नेक्स्ट एक मेजर और यूजफुल और बार बार आने वाली रिएक्शन है। कौन कौन सी आने वाली रिएक्शन है, ये जेई में आ चुका है, okay, इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। ओके, H2O2 को H2O2 को नॉर्मली कुछ नहीं करते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट या कुछ भी आपका मिल जाता है तो ये किस में डिकम्पोज होती है, दैट डिकम्पोज टू H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी जो H2O2 है। इसका नाम क्या है बेटा, बता दे इसका नाम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। ओके, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ तो ये नॉर्मली कन्वर्ट हो रहा है आपका एट रूम टेम्परेचर पे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करनी पड़ रही है। तो इसको रोकने के लिए आपके पास, लेट से हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही चाहिए, आप मार्केट से खरीद के लाए, आपने बोला कि चलो थोड़ा बहुत हाथ पैर धो लेते हैं उसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करेंगे। ओके, तब तक तो वाटर और ऑक्सीजन बन के निकल गया होगा। बात समझे ना? तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जाती हैं। यहाँ पर जो कटलिस्ट है, लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स। ओके, अब वो एक्स क्या क्या हो सकता है, वो एक्स आपका इम्पोर्टेंट है। एक्स कैन बी H3PO4, ओके, दैट कैन बी glycol and that can be acetamide। ओके, ये आपके एक्सट्रैक्टर और भी चीजें होती हैं। ओके, बट मेजरली आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, ऑप्शन में रहता है। तो आपका H3PO4 वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, ऑप्शन में H3PO4 नहीं लिखा रहेगा तो आपको इसी को टिक करना है कि इसकी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती। रिएक्शन की लैंग्वेज इसी तरीके से आएगी कि कौन सा सब्सटेंस है यहाँ पर जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने में रोक सकता है। समझ गए ना? इसका मतलब कौन सा है, यही सब्सटेंस है
या ये सब्सटेंसेस जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने में रोकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसमें कैटालिटिक पॉइजन। ओके, इसको बोलते हैं पॉइजन। नेक्स्ट पार्ट आपका POISON, पॉइजन। ओके, पॉइजन का मतलब होगा in the presence of poison that decrease the activity of the catalyst, और कैटलिस्ट को खत्म ही कर देगा, या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, या उस कैटलिस्ट को बिल्कुल खत्म करेगा। ओके, क्या लिखेंगे? डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो रिएक्शन होता है, इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हेवर प्रोसेस का। हेवर प्रोसेस का एग्जाम्पल है आपका N2 प्लस 3H2 जब रिएक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर कैटलिस्ट फिर से बताओ, Fe होगा, और प्रमोटर क्या होता है? MO होता है। जब रिएक्शन करके 2NH3 में जाती हैं। आई थिंक ये बात समझ में आया होगा सबको। ओके, तो थोड़ा सा और पास में लिख लेते हैं। 2NH3, एक आपका Fe और सेकंड आपका MO। अभी जहां पर ये रिएक्शन होती है, दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहां पर ये रिएक्शन होती है वहां पर हम क्या रखते हैं? जहां पर आपकी ये रिएक्शन होती है ना बेटा, वहां पर हम, अगर मैं आपको बताऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री एनवायरनमेंट रखना पड़ता है। समझ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री एनवायरनमेंट रखना पड़ता है। ओके, पॉइजन के लिए जो आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टिक लगा मैं, CO हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, और समहाउ आपका फॉर एग्जांपल H2S भी होता है। समझे? इन तीनों गैसेस की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए इन दैट केस, या इसका ऑक्साइड भी हो सकता है, आर्सेनिक का ऑक्साइड भी हो सकता है, H2O3, ये आपका ऑक्साइड हो सकता है। तो इन तीनों की प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों की प्रेजेंस रहती है तो ये तीनों कैसे काम करेंगे बेटा? पॉइजन के जैसा काम करेंगे। इसका मतलब Fe और MO का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो आप लगा रहे हो, आपकी रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। बात समझ में आया? ये आपका हो जाएगा पॉइजन कैटलिस्ट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? जहां पर होती हैं उस एनवायरनमेंट को COAS और H2S फ्री रखा जाता है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी हमारे प्रोडक्ट, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट आपका है डी पार्ट। ओके, डी पार्ट क्या है? डी पार्ट क्या है आपका? ऑटो कैटालिसिस। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, ये इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ही बेकार सा टॉपिक है। इससे कभी क्वेश्चंस नहीं आए ऑटो कैटालिसिस से। ओके, सिंपल ये समझो, ऑटो कैटालिसिस का मतलब ये है व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिगिन टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने क्या किया? A प्लस B रिएक्शन करके आपका C प्लस D बनाते हैं, तो हम बोलेंगे इन दोनों में से ही एक प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट काम करने लगता है। सॉरी, वन ऑफ द प्रोडक्ट बोला ना, सॉरी, वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? समझो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आपका, अभी आपने लिखा होगा CH3 COO CH3 लिखा हमने। ओके, इसका हम कराते थे वाटर के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl करते थे ना, तो अभी HCl समझो कुछ देर के लिए
CH3COOH बनता था एंड प्लस आपका CH3OH बनता था। ओके, अगर ये HCl ले लिया हमने तो रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इन केस HCl नहीं है तो यही रिएक्शन आपकी क्या होती है, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बट जैसे ही आपका ये पार्ट बनना स्टार्ट होने लगता है, ये पार्ट बनना स्टार्ट होने लगेगा, ये भी आपका एक एसिड है ना, राइट, ये भी आपका एक एसिड है। तो ये जो आपका एसिडिक एसिड है दैट एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट। बात समझ में आया? जो आपका काम कर रहा था HCl, अभी वो काम आपका CH3COOH करने लगेगा और रिएक्शन आपकी स्लाइटली शिफ्टिंग टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ गए ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ओके, आई थिंक समझ गए होगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, इसी में आपका एक KMnO4 होता है। when KMnO4 reacted with H2C2O4 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करके आपका बनाने वाला सब्सटेंस है MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर जो ऑटो कैटलिस्ट है वो आपका ये है। ओके, ये बात समझ में आया? नाउ नेक्स्ट एक टर्म से आपका इंड्यूस कैटलिस्ट। इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होता है? व्हेन अ केमिकल रिएक्शन दैट enhance the rate of another chemical reaction, means एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। ओके, एनहेंस करता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस कैटलिस्ट। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कौन सा पार्ट था? ऑटो कैटलिस्ट डी हो गया, ई इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। क्या है इंड्यूस कैटलिस्ट? वन reaction can change or induce to other rate of reaction। ओके, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, सेम है आपका Na2SO3 प्लस हाफ O2 that converted to Na2SO4, इसमें कन्वर्ट हो रहा। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी सेम टू सेम ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी, इसमें Na2 सॉरी ये ASO2 प्लस हाफ O2 Na3ASO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, समझ गए? क्लियर है? जनरली ये रिएक्शन तो चेंज हो रही है, बट ये वाला पार्ट ऐसा नहीं होता है, समझिए, ये वाला पार्ट ऐसा नहीं होता है। तो क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन चेंज हो जाती है तो इसका मिक्सचर आपने क्या किया, समझो मेरी बात। अगर मेरे पास सिर्फ यही होता तो ये रिएक्शन इसके साथ चेंज नहीं होती है। तो क्या करते हैं, इसके साथ हमने ये ऐड कर दिया तो इसकी रिएक्शन इसमें चेंज हो गई, तो फिर ये भी आपका चेंज होने लगा। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन ने सेकंड को इन्फ्लुएंस कर दिया, बोला कि भाई इस तरफ चलो, यहाँ पर अच्छा अच्छा चीज रहती। ये बात समझ में आ गया? ओके, नाउ इसके बाद जो आपका है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सिंपल हैं कि कैटलिस्ट का मास चेंज नहीं होता, रिमेन सेम रहता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जाता है। कैटलिस्ट कैन नेवर, कैटलिस्ट जो आपका रेट ऑफ कांस्टेंट है उसको इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से करता है तो वो आपके 5 6 7 पॉइंट लिखे हुए हैं PDF में, आप लोग देख लेना उसको। उसको डिटेल्स में करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, उसको डिटेल्स में करने का कोई मतलब नहीं है, आप देख लेना। ओके, नाउ फिर आता है आपका थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की कौन कौन सी थ्योरी होती है
लग नहीं रहा आज खत्म हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, कौन कौन सी थ्योरी है, एनीबॉडी कोई बताएगा? नंबर 1 थ्योरी और नंबर 2 थ्योरी, दो ही थ्योरी हैं जो फेमस हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी हैं बट दो ही थ्योरी फेमस हैं। नंबर 1 जिसको मैं बोलूंगा जो ज्यादा फेमस नहीं है, नंबर सेकंड वाले ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इस चैप्टर आपका एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट वन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका बन रहा है। इसमें क्या होता है, समझो बात को, ज्यादा डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का। एक बात याद रखना कि दिस थ्योरी जो होती है मेनली आपका होमोजीनियस होमोजीनियस टाइप के कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, होमोजीनियस केस में अभी क्या होता है इसमें ध्यान से देखो, जो कैटलिस्ट होता है दैट कंबाइंड विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट, कैटलिस्ट आपका कंबाइंड होकर के वन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड होगा एंड आफ्टर दैट एक आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होने के बाद फिर वो रिएक्शन आपका उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके फास्ट हो जाएगा। अभी देखो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक आपने कौन सा नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल प्रोसेस वाला, चलो ठीक है ओस्टवाल प्रोसेस को छोड़ो, चलो किस तरीके से होता है पहले आप देखो। इसका एग्जाम्पल से देखो डायरेक्टली, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल एनओ है। एनओ गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, समझो बात को इधर पर, NO gas when reacted with oxygen, the formation of the compound that is 2NO2। NO आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसके साथ कंपाउंड बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हुआ, NO2 में कन्वर्ट हुआ। ओके, एंड दैट NO2 जो आपका NO2 है, ये आपका NO2, that NO2 compound when reacted with SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका NO बाहर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स इन दिस केस दिस NO एक्ट एज अ कैटलिस्ट। समझ पाए बात को कि नहीं? ये NO है आपका, दिस NO एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बात समझे? NO एक्ट एज अ कैटलिस्ट, NO ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा बना? लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज कैटलिस्ट, ओके, एंड दिस इज रिएक्टेंट, ओके, दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड, ओके, इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर से आपका ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन करता है, दिस इज रिएक्टेंट, अदर रिएक्टेंट, ओके, और फिर आपका ये बन जाता है प्रोडक्ट और ये फिर से आपका कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा, कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ओके, ये आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी है। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट बनता है, वो आपका रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। मतलब इस केस में डायरेक्टली एनओ का कोई काम नहीं है। अगर डायरेक्टली आप एनओ डालोगे तो कोई रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ने वाला। एनओ का ऑक्सीडेशन करने के बाद आप NO2 डालोगे तभी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट थ्योरी कंप्लीटेड। सेकंड थ्योरी है आपका, सेकंड थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी, शायद ये थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बेटा, दिस थ्योरी ओनली वैलिड फॉर द सॉलिड, सॉलिड गैस बोल सकते हैं, सॉलिड कंपाउंड्स के लिए बोल सकते हैं। ओके,
ओके, सॉलिड कैटलिस्ट होगा आपका, चलो सॉलिड कैटलिस्ट होगा। ओके, जो आपका कैटलिस्ट कंपाउंड होगा, पहले तो ये लिखो हेट्रोजीनियस के लिए वैलिड होती है। ओके, जो आपका लेट से सॉलिड कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट आपके रिएक्टिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, जो कुछ देर बाद पहले आपका एडजॉर्प्शन होगा, फिर डिसॉर्प्शन होकर के आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो बात यहाँ पर समझने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। ओके, रिएक्शन, ओके, चलिए ये आपका, आपके ये स्पेस है, स्पेस मींस ये आपके ज्वाइंट हैं, जहां पर आपका, ऐसे समझो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्टिव साइट बोलते हैं उसको, एंजाइम में बताऊंगा मैं। ओके, नाउ दिस इज कैटलिस्ट। ओके, ध्यान से दो, ये क्या है बेटा, कैटलिस्ट है, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ए प्लस बी के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये कैटलिस्ट है, ये दोनों आपके क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ओके, कैटलिस्ट आपका रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा, तो बात समझो क्या बनने वाला है, पहले तो ये ध्यान से देखो। सबसे पहले जब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, किधर गया भाई, रिएक्शन करने के बाद यही टाइप का कैटलिस्ट आपका ये हो गया, कैटलिस्ट है। और जो इसके एक्टिव साइट्स होते हैं वहां पर इसने क्या किया, ये रुक जा, यहाँ पर उसने एक एक को अटैच किया और इस बी को अटैच किया। डायरेक्टली ए बी का अभी तक कोई भी लिंक नहीं है, बात समझे, ए और बी को अटैच किया इसने। ओके, इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपके ये हैं, इन दोनों का हो गया एडजॉर्प्शन। आगे क्या होगा, आगे की थ्योरी भी ध्यान दो। आगे एडजॉर्प्शन होने के बाद, एडजॉर्प्शन होने के बाद आगे ध्यान से देखो, आपके पास में क्या आ गए हैं, दोनों के दोनों ए बी आ गए हैं। जो आपके ए बी हैं, अभी ए और बी आपके आ गए हैं, तो ये आपस में एक बॉन्ड डेवलप करने का ट्राई करेंगे। ओके, ए और बी में आपस में एक बॉन्ड डेवलप होगा। जैसे ही ए और बी में आपका बॉन्ड डेवलप होने लगेगा, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, बाहर निकलने का ट्राई करेगा। ओके, इन दैट केस क्या होने वाला, ध्यान से समझो, थोड़ा सा और रह गया है। ओके, इन दैट केस आपका, इन दैट केस आपका कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा, और आपका जो सब्सटेंस बचने वाला है वो आपका ए और सिंगल बॉन्ड बी सब्सटेंस बने। बात समझ गए, कैटलिस्ट आपका बाहर निकला और ए सिंगल बॉन्ड बी हो गया। जनरली ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे थे, आप बिना कैटलिस्ट के ये दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे थे, दोनों की दुश्मनी थी। कैटलिस्ट एक आपका मीडिएटर है, इसने आके पहले दोनों से दोस्ती किया, दोनों को एक साथ रखा, एक ही रूम में रूममेट बनाया, उसके बाद दोनों कैटलिस्ट खुद बाहर निकल गया, ये आपस में रहने लगे साथ। समझ गए, सो दैट इज द योर प्रोडक्ट। ओके, और ये आपका कैटलिस्ट था, ये आपका बाहर निकल गया। ओके, तो आप सोचो ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड
एडजॉर्प्शन, बिकॉज इन दोनों मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर क्या हो रहा, एडजॉर्प्शन हो रहा है, ओके। और सेकंड प्रोसेस जो नीचे लिखा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, मतलब जो ए बी मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आपके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बात समझ में आया? एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों कंबाइंड होकर के आपका प्रोडक्ट बना लेंगे, ओके। ये आपकी थ्योरी है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आया कि नहीं? ओके, नाउ आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर तो कोई इलाज नहीं बेटा इसका, ओके। ओके, आपको समझना ही पड़ेगा। ओके, नाउ अभी एक और आपका प्रोसेस है, सेकंड रुको। कैटलिस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करना मेजरली इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ओके। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैं एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ओके। सम मेजर एग्जाम्पल दैट यू हैव टू लर्न, अदरवाइज आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, बैठोगे रोगे, सर समझाया नहीं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपके एग्जाम्पल है, आपको पूरा का पूरा टेबल याद होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ O2 फ्रॉम KClO3। KClO3 से O2 बनाते हैं, होमोजेनियस होमोजेनियस कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या है, MnO2, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हेट्रोजीनियस के लिए आपका Fe और MO एज प्रमोटर की तरह काम करता है, सेकंड को याद रखना है। थर्ड आपका ओस्टवाल प्रोसेस, ओस्टवाल प्रोसेस में PT यूज करते हैं, साथ में RH भी यूज होता है, ओके, उसको भी याद रखना साथ में। चैम्बर प्रोसेस, चैम्बर प्रोसेस हालांकि आपके सिलेबस से हट चुका है बोर्ड्स के लिए, बट आपको याद रखना है कि चैम्बर प्रोसेस में H2SO4 बनता है। प्रोसेस ऑफ, जैसे हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा ना, एक आपका चैम्बर प्रोसेस भी होता है, जो आपका H2SO4 बनाने की प्रोसेस होती है, ओके। इसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट का काम करता है, जो हमने कुछ देर पहले रिएक्शन देखी थी ना SO2 वाली, ये वाली रिएक्शन देखी थी ना, ये वाली रिएक्शन किधर गया भाई, ए दिख नहीं रहा भाई, जिसमें NO एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, किधर, ये वाली रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन से हम H2SO4 ड्रॉ करते हैं, H2SO4 बनाते हैं, ओके। ये आपका एग्जाम्पल है फॉर द चैम्बर प्रोसेस, ओके। तो ये चैम्बर बस आपको याद रखना, ओके, डोंट वरी। डेक्कन प्रोसेस ऑलरेडी आइडिया है, CuCl2 होता है, क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। बोस प्रोसेस हाइड्रोजन में हो चुका है आपका, ये आपका प्रमोटर का काम करता है। हाँ, इसमें याद रखना जो आपका हैबर प्रोसेस होता है ना बेटा, यहाँ पर Fe भी हो सकता है, और आपका कंपाउंड ऑफ Fe भी होगा, कंपाउंड ऑफ Fe, ओके। Fe भी हो सकता है, और Fe के कंपाउंड लाइक Fe2O3 वगैरह लिख के आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी, ये भी आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एल्डोल कंडेंसेशन, इनोलाइजेशन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डिकम्पोजिशन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 में कन्वर्ट, ये सारे के सारे लर्न होना चाहिए, ओके, एकदम, ओके। अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे, ओके। नेक्स्ट ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, दैट इज मोस्टली आपको पढ़ना पड़ेगा, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ओके। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट में क्या होगा, ध्यान से देखो। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट में, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट मेजरली इसका एक एग्जांपल है जियोलाइट, जो आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल क्या है मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुको। सेफ सिलेक्टिव का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल व्हेनेवर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं आपके कैटलिस्ट, वो एक पर्टिकुलरली शेप में ही रिएक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी टाइम किसी के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, एक पर्टिकुलरली शेप के साथ रिएक्शन करते हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर देखो, अगर निकिल आपका है तो निकिल का जो शेप होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा ये दोनों, और आपका CH4 बनाएगा।
ZnO और Cr के कंपाउंड का जिस तरीके से शेप होगा, तो ये उसी के हिसाब से रिएक्शन करके आपका CH3OH बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर CO प्लस H2 है, PT और कॉपर के साथ रिएक्शन करके जो इनका शेप होगा, इन्हीं के साथ रिएक्शन करके आपका HCHO बनाएगा। तो शेप सेलेक्टिव मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं जो आपके कैटलिस्ट होता है। शेप मीन्स सामने वाला जो रिएक्टेंट है उसका किस तरीके से शेप है, मुझे किस तरीके से वर्क करना है, ये काम होता है मेजरली कैटलिस्ट का। ऐसा नहीं कि बस आ गया कहीं भी किसी भी टाइप का रिएक्शन शो कर देगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है अभी आप समझो। जो कैटलिस्ट का शेप होता है, कैटलिस्ट का शेप मैंने क्यों ड्रॉ किया था इस तरीके से। ओके, कैटलिस्ट का जो शेप होता है, दैट शेप ऑफ कैटलिस्ट मेजरली हनी कॉम्ब की तरह होता है। हनी कॉम्ब समझते हो? हनी कॉम्ब जानते हो? एनीवन? हनी कॉम्ब जानते हो या नहीं जानते हो? यस सुनो, हनी कॉम्ब। भारत लोग हो तुम लोग बोलते नहीं हो। हनी कॉम्ब नहीं जानते होगे, बट फिर भी मेरे को एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। हनी कॉम्ब, शहद जानते हो ना? शहद, शहद जानते हो ना? हाँ सर। शहद, हनी कॉम्ब देखा जब यहाँ से शहद निकलती है, कभी शहद का यस सर। तो उसको क्या बोलते हैं? हनी कॉम्ब ही तो बोलते हैं ना। कुछ हाँ आपकी आपकी लैंग्वेज में बोलते होंगे तो कुछ बता दो यार मुझे भी। ये देखा ना? ये आपका हनी कॉम्ब टाइप शेप रहता है। तो हनी कॉम्ब टाइप शेप में इसी को मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ इस तरीके से। लेट्स से ये कुछ इस तरीके से शेप है, समझ में आया? इस टाइप का शेप रहता है। ये होते हैं पोर, इनको बोलते हैं होल। जैसे ये आपके पोर दिख रहे हैं ना, ये आपके होते हैं होल। तो सारे के सारे कैटलिस्ट में मोस्टली इसी टाइप के पोर्स होते हैं। ओके, तो शेप सेलेक्टिव का मतलब ये होगा कि अगर कोई सा एलिमेंट सेलेक्ट से उसका होल साइज या उसके साइज इतना है, तो ये आकर के तो यहाँ पर सेटल हो जाएगा, राइट। लेट से कोई आने वाला एलिमेंट उसका साइज इतना है, तो अगर ये यहाँ पर आएगा तो इस तरीके से सेटल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसको लाइक नहीं करेगा, इसको लाइक करेगा। समझ गए ना? तो फोर ये आपके कैटलिस्ट हैव द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड दे हैव द फॉर एग्जांपल वो शेप सेलेक्टिव मैकेनिज्म शो करते हैं। शेप सेलेक्टिव मींस जो आने वाला एलिमेंट है उसका शेप किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी मैकेनिज्म शो करते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आया? तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ। द कैटालिटिक प्रोसेस the catalytic process which depends on upon the shape और मेजरली हम लोग बोलते हैं पोर साइज। डिड यू नो पोर? इस होल को बोलते हैं पोर, जो आपके ये होल्स हैं। पोर साइज ऑफ कैटालिसिस ऑफ
catalyst and the size of reactants. Okay, and product is called safe selective catalysis. ये बात समझ में आया होगा, आई थिंक क्लियर है। इसका मेजरली एग्जाम्पल होता है जियोलाइट। जियोलाइट इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। ओके, मैकेनिज्म ये लिख गया मैंने, मैकेनिज्म समझ गए आप। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपका जियोलाइट ही है। जियोलाइट आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। जियोलाइट क्या होता है बता दो कोई डेफिनेशन। जियोलाइट का नाम क्या है, डेफिनेशन बताओ किस तरीके से होता है जियोलाइट। एग्जाम्पल में लिखो यहाँ पर। बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, कब पढ़ोगे। जियोलाइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कैटलिस्ट एंड स्पेशली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये तो आपका जियोलाइट मैंने बता दिया। बट जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट एक होता है, अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम सिलिकेट का नाम सुना है। जियोलाइट क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का नाम सुना होगा आई थिंक। फॉर्मूला बता दो कोई, क्या होता है जियोलाइट का फॉर्मूला। भाई कोई बताओगे फॉर्मूला क्या होता है जियोलाइट का। दिस इज नॉट द वे, आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब आप लोग इस तरीके से नहीं है, ये गलत बात है। एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, अदरवाइज मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल मूड नहीं पढ़ाने का। क्या पढ़ा आपने जियोलाइट का फॉर्मूला। Na2Al2Si3O10 सब पढ़ा ना। Yes, sir. Na2Al2O3 O3 होता है ना, या Si3 या समथिंग H2O, इसी टाइप का होता है ना सिलिकेट्स का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम सिलिकेट का। अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखना है तो आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा होगा, नोट्स में इस तरीके से लिखा होगा, Na2 लिखा होगा, तो फिर आपका Al2 लिखा होगा, यहाँ पर X होगा, फिर आपका SiO2 लिखा होगा, यहाँ पर आपका कुछ Y लिख देते हैं, एंड देन Z टाइम्स H2O लिख देते हैं हम लोग। ओके, हाँ यहाँ पर Na2 आपका, यहाँ पर आपका जितना X होता है ना उतना, हाँ X यहाँ पर कर दो। ओके, इसी टाइप का लिखा होगा आपका कुछ फॉर्मूला। मीन्स सोडियम एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट्स होते हैं वो आपका होता है जियोलाइट। ओके, चलो उम्मीद ही खत्म है, तुम लोगों से कुछ मतलब ही नहीं है पूछने का। तो लिखो यहाँ पर क्या होता है, जियोलाइट क्या चीज है। जियोलाइट इज द मोस्ट कॉमनली used catalyst, most commonly used catalyst and especially used in petrochemical industry। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, देखो जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा,
ऑलमोस्ट ये हनीकॉम्ब जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम्ब जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं उसका ट्राई करता हूँ, उसको भी आपको दिखाने के लिए। जियोलाइट का स्ट्रक्चर आपका हनीकॉम्ब जैसा ही होता है। शायद आप लोग कुछ समझ पाओ इस स्ट्रक्चर से, मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपका नॉर्मली आप समझो जो सिलिकेट्स होते हैं ना, SiO, Si, यहाँ पर O रहेगा, फिर आपका Si रहेगा, फिर आपका O रहेगा, फिर आपका Si रहेगा, फिर आपका O रहेगा, फिर आपका Si रहेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना सिलिकेट्स का। यस और नो? अरे 3D सिलिकेट याद करो, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना 3D सिलिकेट का। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो 3D सिलिकेट्स में कोई भी एक SI निकाल के आपने क्या किया, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। ओके, SI को निकाल के आपने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो आपके उस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर सोडियम ऐड है, ये दिख रहा हो ग्रीन वाला सोडियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तो आपका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हनीकॉम्ब जैसा ही होता है। और उस बीच में जो आपको ये शेप दिख रहे हैं ना, ये वाले शेप दिख रहे हैं ना बीच में, यहाँ पर आके आपका कैटलिस्ट बैठ जाता है। तो बेसिकली क्या काम क्या होता है जियोलाइट का, जब आपको रॉ ऑयल निकालते हो, कच्चा तेल निकालते हो जमीन से, अर्थ से, तो रॉ फॉर्म आपका एक लॉन्गेस्ट चेन होता है, समझे, बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो जियोलाइट का काम क्या होता है, अभी आप समझे यहाँ पर कि ये जियोलाइट का जो शेप सिलेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जियोलाइट का काम ये होता है, ये इसका शेप सेलेक्ट करके उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल उसने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया। इसका मतलब जियोलाइट एक लॉन्गेस्ट चेन को बाई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और फिर हम बोलेंगे अच्छा ये काम पेट्रोल के लिए आ जाएगा, ये काम आपका डीजल के लिए आ जाएगा, ये काम आपका केरोसिन ऑयल के लिए आ जाएगा, ये आपका गैस के लिए काम आएगा, ये आपका कुछ और मटेरियल के लिए काम हो जाएगा। समझे बात को? तो आप जो चीज निकालते हो जमीन से वो एक लॉन्गेस्ट फॉर्म में होता है, फिर जियोलाइट के थ्रू हम उसको रिफाइन करते हैं, फिर जियोलाइट से रिएक्शन कराते हैं, तो वो एक आपका अपना शेप सेलेक्ट करके डिफाइन करता है, अच्छा ये वाला पॉइंट इधर से कट कर दो, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। सपोज ये पूरी चेन है और मैंने जियोलाइट के साथ रिएक्शन करा दिया, तो मुझे इतने इतने पार्ट बनेंगे, एक आपका P मिल जाएगा, फिर D मिल जाएगा, फिर G मिल जाएगा, फिर C मिल जाएगा। समझे ना? तो हम इसको सेपरेट यूज कर लेंगे। जी को जहां यूज होना, जी, जी मतलब है गैस, नेचुरल गैस, डी मतलब डीजल, पी मतलब पेट्रोल, सी मतलब केरोसिन ऑयल। एग्जाम के लिए समझाया मैंने, एग्जाम्पल के लिए आपको लिए। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन करता है जियोलाइट। आई थिंक ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। ओके, Yes, sir. जियोलाइट को अगर हम फ्रेमवर्क देखेंगे तो जियोलाइट का जो फ्रेमवर्क इस तरीके से हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकेट्स, ये याद रखना। मतलब यहाँ पर SI और O और SI होना चाहिए ना, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम गायब करके हमने, एक सिलिकॉन गायब करके आपने एल्यूमिनियम बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ एक देखो, दैट कैन बी नेचुरल और कैन बी सिंथेटिक, जियोलाइट कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, तो ये बात आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, दैट कैन बी, यहाँ पर लिख लो पॉइंट बना करके, दैट मे बी नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक ऑक्सीजन यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, फिर इस तरीके से बॉन्ड रहता है। अभी क्या किया हमने, एल्यूमिनियम यहाँ पर लगा दिया, एक एल्यूमिनियम यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ओके, तो जो ये चेन बन गया, आप देख पा रहे हो, ये जो चेन बनी ना, दैट चेन आपकी मैच कर रही है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन से मैच कर रही है। इसका मतलब ये सिंथेटिक भी हो सकता है और आपका नेचुरल भी हो सकता है। बात समझ में आया? ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस, एक आपका जेई में और नीट में 50 बार पूछा गया क्वेश्चन, अगर जियोलाइट से आता है तो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका द नेम ऑफ कैटलिस्ट दैट यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल टू गैसोलीन, नेम ऑफ catalyst that used to convert, कहाँ से कहाँ तक,
एल्कोहल टू गैसोलीन। गैसोलीन जानते क्या होता है? पेट्रोल। एल्कोहल से हम पेट्रोल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपका एक कैटलिस्ट होता है। दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड ZSM5। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, इसलिए उसको याद रखना। कैटलिस्ट का नाम क्या है? जेड मीन्स होता है जियोलाइट, एस मीन्स होता है सीव, एफ मीन्स एम मीन्स होता है मैस साइज, और फाइव मतलब है फाइव, नंबर फाइव। देखो समझो पहले ये क्या चीज है। जेड मीन्स आपका नॉर्मल जियोलाइट हो गया। एस मीन्स क्या है? एस मीन्स जो आटा छानने वाली छन्नी नहीं आती है, सीप्स जिसको बोलते हैं, राइट? सब लोग जानते हो ना, आटा छानने वाली जो छलनी होती है या चाय छानने वाली, तो हम उसको बोलेंगे सीव। और एम मतलब होता है मैस, मैस साइज। मैस साइज मतलब अगर सपोज आटा छानने वाली छलनी में बहुत बारीक होल है, तो उसका एक मेजरमेंट होता है कि उसको हम होल का साइज बोलते हैं, कि इसका साइज 5 है तो थोड़ा सा होल बड़े बड़े हैं, इसका साइज 6 है तो थोड़ा और छोटे हैं, इसका साइज 4 है, 7 है तो और छोटे होल है, अगर इसका साइज 1 है। जितना साइज कम होता है, 1 मतलब होल बड़ा है, 2 मतलब थोड़ा होल छोटा हो गया, 5 मतलब होल और छोटा हो गया, 9 मतलब होल मतलब बहुत छोटा हो गया। ओके, ये आपकी मैथ साइज होती है। ओके, अभी आप ये उनकी कैटेगरी है, उन लोगों ने डिनोटेड किया, इस तरीके से कोई मतलब नहीं, बट आपको याद रखना है कि ZSM5 होता है। ZSM5 जो एक आपका कैटलिस्ट है, जो आपका एल्कोहल से किसमें, गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आपका ये पॉइंट हो गया यहाँ तक। इसके बाद आपका इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं, लाइक कुछ पॉइंट्स होंगे कि जियोलाइट कब क्या कैसे बनता है, जियोलाइट का 3D स्ट्रक्चर होता है, जियोलाइट के पोरस होल होते हैं, वो सारी चीजें आपको नोट से मिल जाएंगी, जो मैंने आज कंप्लीट भी कर दिया है। नाउ एंजाइम वाला पार्ट रह चुका है, एंजाइम वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं किया हमने, ओनली कैटलिस्ट कंप्लीट हुआ है। तो एक दिन और मिल गया आपको पढ़ने के लिए, तो इस चैप्टर को पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ही एंजाइम कंप्लीट होगा, आपको सीट आई थिंक मिला या नहीं मिला, सेंटर पे सीट रखा होगा, सीट ले लो प्रिंट आउट, और नोट्स का भी जेरोक्स ले लो प्रिंट आउट, सेंटर पे अवेलेबल होगा, आप लोग ले लेना, अनिकेत से बात करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आप लोगों को। और क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सॉल्विंग करना। ओके, जब स्टार्ट करोगे, एक लेक्चर वो भी 10 मिनट का रह चुका है, आप पीडीएफ देखोगे 10 मिनट का ही लेक्चर है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व आपको करना होगा, अदरवाइज आप मेरे भरोसे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है आप कुछ कर पाओ, अदरवाइज इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग बोलो सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है। डाउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब 90% क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होते हैं इसका मतलब आपने नहीं किया सॉल्व। ओके, सो चलिए, बाय बाय एवरीवन। ओके, विल मीट अगेन, बाय एवरीवन।